हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आज हम सीखने वाले हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम हम वाकई में आज सीखने वाले हैं। हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि लॉगरिदम के ये फार्मूलेज होते हैं, आप ये फार्मूले ऐसे लगाओ और लॉगरिदम सॉल्व करो। हम लॉगरिदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम हम कहते किसको है, कैसे ये निकलता है, और फिर इसके लॉज के बारे में बात करेंगे। और लॉज के बारे में भी हम उसके साथ लॉजिक के साथ बात करेंगे कि ये लॉ यहाँ पर अगर लग रहे हैं तो किस तरीके से लग रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज़ लॉगरिदम, की लॉगरिदम है क्या। अब लॉगरिदम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको समझना नहीं पड़ेगा, वो तो आप लोगों को आती है। ठीक है, अभी पीछे हमने इंडिसेस वाले जो चैप्टर चल रहा है इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कराए, उसमें अंदर हमने क्या सीखा है, उसके अंदर हम यही तो सीखा है। और इससे पहले भी हम काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर अगर लिखते हैं, मान लो अगर मैं लिखता हूँ 5 की पावर 2, तो ये आ गया आपके पास 125। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमने 5 की पावर 2 यहाँ पर एक एक्सपोनेंट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और 125 लिख दिया मैंने तो पहले ही गलती कर दी भाई। 5 की पावर 3 125 होगा, अगर 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 होगा। ठीक है, अब तक आप लोगों के मन में आ चुका होगा, सर कमेंट करके बता दें कि ये गलती हो गई है। चलो मैंने गलती सुधार ली। तो यहाँ पर जो 3 है ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है। अब यहाँ इसको हम बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर में है। अब हम जो लॉगरिदम लेंगे वो इसी को रिलेट करते हुए समझेंगे कि लॉगरिदम कहाँ से हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ये मैं लॉगरिदम के बारे में बता दूं, लॉगरिदम की एक्चुअली में ज़रूरत क्या है। लॉगरिदम की ज़रूरत पड़ी, और जब लॉगरिदम के बारे में सोचा गया, बनाया गया, तो उसका पर्पस ये था कि जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब आजकल तो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, लैपटॉप में भी आपके कैलकुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे हैं जिससे आप कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हो। लेकिन फिर भी लॉगरिदम का रोल मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप हाई स्टडीज़ करोगे, लॉगरिदम का रूल जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो इसका और ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो लॉगरिदम का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि भाई लंबी लंबी कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते थे, वो तो अब सब हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। लॉग सीखने की ज़रूरत क्या है, बहुत ज़रूरत है लॉग सीखने की, क्योंकि इससे आप कैलकुलेशन मैनुअली भी कर पाएंगे। अब ये कैसे कर पाएंगे, कैसे करते हैं, हम इसको समझते हैं। तो अब ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर को हम जब लॉगरिदम फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे लॉग, और ये वाला जो नंबर है इसका लॉग हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म करके हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं कि ये आंसर कैसे आया, हम इसका लॉग निकालना चाह रहे हैं। तो लॉग 125, और जो यहां पर नंबर बेस में होगा यहां पर लॉग के बेस में लिखेंगे, और यहां पर जो पावर होगी ये इधर आ जाएगी आपके पास 3। यानी इसको जब हम रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे, लॉग 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने क्या रीड करना है, log 125 to the base 5 is 3। यानी अगर हम लॉगरिदमिक 125 टू द बेस 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 के बराबर। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप एक लॉगरिदमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो लॉग को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन के हिसाब से हम चलते हैं तो कहता है कि भाई इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इसने 1 को छोड़ दिया यहां पर। ठीक है, क्यों छोड़ दिया इसने 1 को, 1 से क्या दुश्मनी है इसकी, नहीं जी 1 से कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, लेकिन 1 को यहां पर रखने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम इसकी पावर हम देंगे कुछ, ए हमारे पास कौन सा नंबर है, ए हमारे पास ये वाला नंबर है। ठीक है, अब जब हम इसकी पावर देंगे कुछ, अगर यहाँ बेस में 1 आ गया तो उसकी पावर कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी काम करते रहो, 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे, आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो वहां पर सॉल्व करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए 1 को छोड़कर यहां पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो ए की। एंड एन इज एनी रैशनल नंबर, एन इज एनी रैशनल नंबर, यानी जो ये पावर में आए, पावर में कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है।
मतलब ए की पावर 1/2, ए की पावर 3 या ए की पावर -1/2, कुछ भी हो सकता है। मतलब पावर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रखना है आपको बेस में, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो वो 1 के बराबर ही रहता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। इफ n इज एनी रैशनल नंबर एंड, अगर हम लिख रहे हैं भाई यहां पर a की पावर n और हमने नाम दे दिया भाई a की पावर n करने पर एक आंसर आएगा आपके पास b, तो हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको अब लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देन वी कैन राइट log of b टू द बेस a इज इक्वल्स टू n। इस तरह से आप log में किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप log में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, log of b, इसका log निकाल रहे हैं, ध्यान रखना जो यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसका log निकाल रहे हैं, इसके बेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, और जो भी यहां पर इसकी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो यहां पर आपका एक्सपोनेंट होगा उसके बराबर आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग को आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। इसके अंदर जो ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी हमारी, और जब हम लॉग में लिखेंगे तो ये बनेगी लॉगरिथम फॉर्म। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों ये एक ही चीज है, बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इतना दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब यहां पर इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उससे पहले, प्रॉपर्टीज समझने से पहले एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं। जब हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं log b टू द बेस n, ठीक है, जब हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या था, a क्या था हमारे पास, एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। a की जो वैल्यू हमने ली थी कि रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप a की पावर n निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही तो आएगा, क्योंकि जो बेस है वो पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो आपकी जो पावर है, जो आपकी पावर नहीं सॉरी फंक्शन की जो पावर है, फंक्शन की पावर कितनी भी हो, कैसी भी हो, अगर मैं कहता हूं कि मेरा बेस यहां पर है 2 और 2 की पावर मैं अगर 2 कर रहा हूं तो भाई 4 हो गया, लेकिन अगर मैं 2 की पावर -2 कर रहा हूं तो भी तो ये 1/4 हो जाएगा, आएगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि पावर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इंडिसेस वाले जो हमने लॉस किए थे उसमें हम सीख चुके हैं। तो आप कोई भी नंबर रखोगे, अगर a आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो n की जगह आप कैसा भी नंबर रख लो, आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है, हमारा जो आंसर है, आंसर क्या है हमारा, a की पावर n इक्वल्स टू b, हम यही तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव किसके बराबर है, ये b के बराबर है, इसका मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हो, जब भी आप लॉग निकालोगे तो लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकालेगा। ठीक है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकालेंगे। जो यहां पर b लिखा हुआ होता है, इस b की वैल्यू आप ये कह सकते हो कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता ये, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, 0 काउंट नहीं होता। तो b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर मैं लिख रहा हूं log x, तो वहां पर x क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये चीज आपके बहुत काम आएगी आगे, जब आप स्पेशली जब कैलकुलस के क्वेश्चंस करोगे ना, तो log x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस चीज की, कभी भूलना मत इस चीज को। अब यहाँ पर बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि भाई log a मतलब बेस में है, log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है। कैसे, क्यों 0 होती है भाई, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, a की पावर क्या लिखी जाएगी, 0, a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में लिखने से यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर 1 है, बेस कुछ भी हो, बेस में चाहे a हो, बेस में चाहे b हो, बेस में चाहे c हो, अगर आप कैसे भी लिखोगे, अगर आप लिखोगे ऐसे log b यहाँ पर 1, तो b आंसर आपका 0 ही आएगा। यानी log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बेस कुछ भी हो उसका। उसके बाद यहां पर कहता है कि भाई a बेस में भी a है और आर्ग्यूमेंट में भी, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं।
ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये बेस होता है। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों हमेशा इक्वल हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है भाई, क्यों आएगा? ए की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो ए ही तो आएगा। अब इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर बेस कुछ भी हो, दोनों का यहां पर बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम है तो आंसर आपका हमेशा 1 के बराबर होगा। उसके बाद चलते हैं, यहां पर कहता है कि log x टू द बेस a अगर इसके बराबर है log y टू द बेस a। ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, देखो log तो दोनों में लग ही रहा है, बेस दोनों का इक्वल है। अगर बेस दोनों का इक्वल है तो दोनों का आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा, यानी x और y दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा आप कह सकते हो। लॉगरिथम टू द बेस 10 इज कॉल्ड नेचुरल कॉमन लॉगरिथम। दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, नेचुरल के बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर अगर हम जैसे यहां बेस लिख रहे हैं a, अगर हम लिख दें बेस 10 तो इसका मतलब होता है कॉमन लॉगरिथम होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे log a, और आपको क्वेश्चन के अंदर ना ज्यादातर ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई बेस नहीं है। बेस नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है। जैसे हम खाली a लिख देते हैं, a की पावर क्या होती है, कुछ नहीं लिखी होती तो a की पावर 1 होती है। ऐसे log में अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर बेस 10 है, वो कॉमन लॉगरिथम है। तो कभी भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, अगर बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां पर बेस 10 है, 10 होता है, 10 कंसीडर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। अब इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड लॉज और होते हैं लॉगरिथम के। अब उसमें ये बड़े काम के लॉज हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ अगर हम उसकी बात करें, जो 3 लॉ होते हैं बेसिकली, ये 3 लॉ इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है, इन्हीं से ही आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्टैंडर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहला जो लॉ है उसमें क्या कहता है कि अगर आर्ग्यूमेंट में यहां पर 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और बेस में उसके a है, या बेस में कुछ और भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा, इस दोनों आर्ग्यूमेंट को अलग अलग कर देना है, log m प्लस में log n। बेस में यहाँ a लिखा हुआ है तो a लिख दो, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ मत लिखो। अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है log m n तो आंसर आ जाएगा आपका log m प्लस में log n। यानी इसका मतलब बेस यहाँ भी 10 है तो बेस यहाँ भी 10 है और बेस यहाँ भी 10 है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस उसका 10 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है, m अपॉन n, यहाँ पर ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में होने का मतलब है कि आप जब इसको अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे इन टर्म ऑफ लॉग, तो उसको लिखा जाएगा log m माइनस log n। दोनों के बेस में a था तो दोनों के बेस में a लगा देना, b होगा तो b लगा देना, कुछ नहीं होगा तो कुछ मत लगाना। और तीसरा जो लॉ होता है पावर वाला, ठीक है, इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, यहां पर जो पावर होती है m की पावर, होल पावर नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ m की पावर है, इसकी पावर है। तो ये पावर आपकी आगे शिफ्ट हो जाती है n log m टू द बेस a। अब यहां पर इसको हम बोलते हैं पावर रूल, इसको बोलते हैं हम डिवीजन रूल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं स्टैंडर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको आप बोल सकते हो। और इन्हीं के बेस पर ही आगे कुछ रूल्स और हम डिराइव करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों रूल्स को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि कौन से रूल में किस तरीके से काम हो रहा है। और ये सिर्फ एक के लिए, 2 नंबर्स के लिए नहीं होता। यहाँ पर अगर 3 हो जाए, m n l 3 हो जाए तो हम तीनों को अलग अलग कर देंगे, log m log n log l, ठीक है। 4 हो जाए तो चारों को अलग कर देंगे, बीच में प्लस लगा के, जो डिवाइड होगा उसके बीच में माइनस लगाते हुए चलेंगे। तो इस तरह आपके पास 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 5 हो, सबको आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जल्दी निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बनती हैं वो क्या है। सबसे पहले 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि log a, बेस में a है, log a रेज टू पावर x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर अगर मैं ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है log a की पावर x टू द बेस a। तो मैं यहां पर ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये x हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा log a टू द बेस a। अब इसके बारे में हमें पता है कि भाई ये 1 के बराबर होता है। अभी पिछली स्लाइड में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो आंसर इसका आता है, इसका हमेशा 1 के बराबर आता है। तो यहां पर x इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा x। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि आंसर आ गया x। तो प्रॉपर्टी नंबर हम 5th देखते हैं। 5th में कहता है कि भाई यहाँ पर बेस में a है और जो ये log है उसका भी बेस a है, मतलब ये भी बेस a है और ये यहाँ पर भी log का जो बेस a है। अब ये सारा कुछ खत्म होकर कह रहा है कि x के बराबर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर इसको समझते हैं।
हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई जो a की पावर n है वो x के बराबर है। ठीक है, यहां पर कुछ भी a की पावर n है वो हमारे पास x के बराबर है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो ये क्या बन जाएगा कि लॉग x टू द बेस a इज इक्वल्स टू n। ऐसे आ गया। अब यहां पर ये वाली जो टर्म है ना, ये मुझे a की पावर में चाहिए, तो मैं दोनों साइड बेस ले लेता हूं, इस साइड भी बेस ले लेता हूं, इस साइड भी बेस ले लेता हूं, क्योंकि दोनों ये वैल्यू बराबर है, तो दोनों का मैं सेम बेस लूंगा तो भी बराबर ही रहेगा। तो log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। अब ये a रेज टू पावर n किसके बराबर था, ये x के बराबर था, तो यहां पर हम पुट कर देंगे x, तो ये बन जाएगा a log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो यहां से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं चेंजिंग बेस फार्मूला। चेंजिंग बेस फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमें, जैसे यहां पर लिखा है log m टू द बेस a। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर बेस a दे रखा है, मेरे को बेस a नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर बेस a, मेरे को यहां पर बेस कुछ और करना है, मेरे को यहां पर बेस b करना है या बेस c करना है या मेरे को log 10 करना है। ठीक है, मतलब बेस मुझे चेंज करना है, मुझे a यहां पर पसंद नहीं है, मेरे को a को हटाना है। तो कैसे मैं हटा सकता हूं, इसको हटाने के लिए मैं यहां पर करूंगा log m, ये लिख देंगे log m और डिवाइडेड बाय log a, log a। ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे log m डिवाइडेड बाय log a। उसके बाद जो बेस जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसे मुझे a अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बेस में कुछ और चाहिए, मुझे मान लो b चाहिए, तो मैं यहां b लगा देता हूं। दोनों में सेम लगाना है, c चाहिए c लगा दो, d चाहिए d लगा दो, 10 चाहिए 10 लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन बेस आपका यहां से चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं चेंजिंग बेस फार्मूला। अभी इस फार्मूले के ऊपर ये बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज है इस फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। यहां पर ये कहता है कि भाई log m टू द बेस b, अगर यहां पर log m है उसका बेस b है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस तरीके से लिखने पर इसके बराबर ही क्यों आ रहा है, तो वही चेंजिंग बेस फार्मूला अगर हम यहां पर यूज करें तो ये बराबर होगा log m के डिवाइडेड बाय log a इनटू यहां पर आएगा ये log a डिवाइडेड बाय log b, इससे ये कैंसिल, तो ये रह गया आपके पास log m डिवाइडेड बाय log b। और इसको हम वापस जो चेंजिंग बेस फार्मूला है उसको हम रिवर्स करके वापस लगाते हैं, तो ये बन जाएगा log m टू द बेस b, क्योंकि जो बेस में आता है ना वो वाला आर्ग्यूमेंट यहां नीचे बन जाता है, जो यहां बेस में होता है वो आर्ग्यूमेंट यहां नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला इसके बराबर आप लिख सकते हो। और यहां पर कहता है कि log b टू द बेस a log a टू द बेस b, ये 1 के बराबर होता है। इसका जो आर्ग्यूमेंट है यहां पर वो इसका बेस है, जो इसका बेस है वो इसका आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें भी जब चेंजिंग ऑफ बेस फार्मूला आप लगाओगे तो ये लिखा जाएगा log b अपॉन में log a, log b अपॉन में log a, और इसको लिखा जाएगा log a अपॉन में log b। तो उससे क्या हुआ, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1। और इसी फार्मूले से अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी, यानी log b टू द बेस a है, तो इसका मुझे अगर यहां पर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में चेंज करने हैं तो सिंपल मुझे इसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करते ही जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी लॉगरिदम की। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, समझ लेनी है, लिख लिख के देख लेनी है, बहुत बहुत काम आने वाली है। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे कई चैप्टर करने वाले हैं हम, जिसमें आपको लॉग के बारे में समझना पड़ेगा, लॉग के बारे में लिखना पड़ेगा, लॉग की वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा 12th क्लास तक। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना भाई, समझ में अच्छी तरह से नहीं आई है तो, लेकिन अच्छी तरह समझ लेना। और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं दूर कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2।